नमस्कार, मैं आरजे मिशन ज्ञान गंगा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, खैरियत होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है वो हम कालीबंगा पुरास्थल के बारे में। आपको पता होगा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख पुरास्थल है उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उससे रिलेटेड हमने वीडियो लाना शुरू किया था। तो आज का जो वीडियो है वो कालीबंगा पुरास्थल से है। तो चलिए आज देखते हैं कि इस पुरास्थल से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं और ये एग्जाम में किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कालीबंगा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है वो आपको इसकी स्थिति जाननी पड़ेगी कि ये आखिर कालीबंगा है कहाँ पर। ठीक है, तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, और ये जो नदी जो है किस नदी के किनारे, ये काफी बार पूछा जाता है। जितने भी पुरास्थल मिलते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि ये पुरास्थल किस नदी के किनारे है। तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, कालीबंगा नदी को ही प्राचीन में सरस्वती नदी कहा जाता था। और एक नाम है जो घग्गर नदी है, इसे कभी कभी घग्गर हाकड़ा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो घग्गर जो है अगर भारत में यह नदी बहती है तो इसे घग्गर कहा जाता है, और जब यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है तो पाकिस्तान में इसे हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको एक ही साथ घग्गर हाकड़ा भी कहा जाता है, घग्गर हाकड़ा नदी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर घग्गर हाकड़ा भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। घग्गर जो है ये भारत में जब प्रवेश करती है तो इसके भारत में जब बहती है भारत की सीमा में तो इसे घग्गर कहा जाता है। जब यह नदी पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाती है तो इसे हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब इसके खोजकर्ता के बारे में जानते हैं कि इसकी आखिर खोज किसने की थी कालीबंगा की। तो कालीबंगा की जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी, और कब की थी ना, 1952 में। आपको पता होगा 1952 में और एक कौन से नगर की खोज हुई थी ना, मोहनजोदाड़ो। सॉरी, 1952 ने 1922 में हुई थी। 1952 जो है यहाँ पे अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब इसमें देखिए दो प्रश्न बन सकते हैं, एक तो खोज से रिलेटेड और एक उत्खननकर्ता से। ठीक है, इसकी खोज जो हुई थी वो अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन इसके उत्खननकर्ता जो है वो कौन थे ना, बीके थापर और बीबी लाल थे। ठीक है, अब बीबी लाल के बारे में एक प्रश्न बनता है कि आपको पहले बताए थे, जो आपने प्रागैतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया था कि बीबी लाल आखिर किस लिए फेमस है। तो बीबी लाल जो है वो भारत में, जैसे आपको कहा जाता है कि भारत में जो मृदभांड संस्कृतियां आई थी, जो मिट्टी के पात्र जो थे उसके महत्व को सर्वप्रथम अगर किसी ने भारत में उजागर किया था तो वो बीबी लाल जी ने किया था। ठीक है, तो मृदभांड के महत्व को सर्वप्रथम भारत में उजागर किसने किया था ना, बीबी लाल ने। और अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें कि विश्व में सबसे पहले जो है मृदभांड की विशेषता के महत्व, मृदभांड के महत्व जो है उसको उजागर किसने किया था ना, वो हो जाता है फ्लिंडर पैटरी। ठीक है, फ्लिंडर पैटरी जो है इन्होंने विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो आपका हो जाएगा फ्लिंडर पैटरी। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे कि मृदभांड के महत्व को सर्वप्रथम उजागर किसने किया था भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो वो बीबी लाल हो जाएगा। ठीक है, तो बीबी लाल से आपको क्या याद रखना है ना, कालीबंगा के उत्खननकर्ता जो है वो बीके थापर और बीबी लाल है। ठीक है, और बीबी लाल से हम आपको बता दिए कि भारत में अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो मृदभांड के महत्व को सर्वप्रथम उजागर किसने किया था ना, बीबी लाल जी ने। ठीक है, अब देखिए ये कालीबंगा जो है ना, बहुत सारे पुरातत्वविद जो हैं इसे कहते हैं कि जैसे आपको बताया था एक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये क्या था ना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कहा गया था कि ये विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। और ये किसने कहा था ना, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। ठीक है, तो जिस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी बताई जाती है, उसी तरह से बहुत सारे पुरातत्वविदों का मानना है कि ये कालीबंगा भी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। ठीक है, ये तीसरी राजधानी के रूप में बहुत सारे पुरातत्वविद मानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। तो कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहते हैं, तो वो तीसरी राजधानी क्या हो जाएगी, कालीबंगा। ठीक है, और कालीबंगा का अर्थ क्या बताए थे आपको कि कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है, बंगा मतलब चूड़ी होता है। ठीक है, तो काली चूड़ियां होती है, कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां होती है। ठीक है, अब देखिए यहां से और क्या क्या मिले हैं नहीं, यहां से सबसे ज्यादा जो हमें मिलते हैं वो कच्ची ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर जो ईंटें हमें देखने को मिलती है वो पकी हुई ईंटों, जैसे नगर वगैरह जो बसाए जाते थे तो ज्यादातर नगरों में हमें पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। गांवों की हम बात नहीं कर रहे हैं, गांवों में हमें बहुत जगह पे कच्ची ईंटें मिलती है, लेकिन जो नगर, खास करके जो नगर की तरह बसाए गए थे वहां पे हमें पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिलता है। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा पुरास्थल है जहां पे हमें बहुतायत मात्रा में
कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है, ठीक है, कच्ची ईंटों का। अब देखिए यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है, लेकिन आपको बताया था कि नालियां और स्नानागार और आपका नालियां स्नानागार हो गया, ये सारी चीजें जो बनती थी, वो सारी चीजें जो होती थी वो आपके पकी हुई ईंटों से ही बनाई जाती थी। जब नगर नियोजन आपको बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि अपवाद के रूप में जो नालियां वगैरह बनती है, स्नानागार वगैरह जो बनती है, उसमें जो ईंटों का प्रयोग होता है वो आपका पकी हुई ईंटों का ही प्रयोग होता है। लेकिन जैसे आपका रक्षा घेरा हो गया, आपका मकान बनने में जो प्रयोग हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर कच्ची ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा कालीबंगा में, ठीक है। अब यहाँ पे और एक क्या चीज होता है ना, देखिए जैसा कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में आपको बताया था कि जो जल निकास प्रणाली है वो काफी उन्नत किस्म की पाई जाती है, लेकिन कालीबंगा में उस तरह की उन्नत किस्म की जल निकास प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार की उन्नत जल निकास प्रणाली हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है, उस तरह की हमें जल निकास प्रणाली कालीबंगा में देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कालीबंगा में जल निकास प्रणाली नहीं थी, जल निकास प्रणाली थी, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के में जिस तरह की जल निकास प्रणाली थी, जितनी उन्नत किस्म की थी उतनी उन्नत किस्म की नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जल निकास प्रणाली में दो तरह के आपको जो नालियों के जो पाइप होते हैं उसमें दो तरह के आपको प्रयोग बताए थे कि देखिए एक तो बनते थे आपका टेराकोटा से। टेराकोटा का मतलब क्या हो गया ना, जब मिट्टी को पका दिया जाता है, आग में पका दिया जाता है, तो उसको टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह पे हमें देखने को मिलता है कि जो नालियों के जो पाइप बने होते थे वो टेराकोटा के बने होते थे, लेकिन कालीबंगा में आपको किस प्रकार के मिलते हैं ना, लकड़ी के पाइप देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लकड़ी के पाइप देखने को मिलते हैं। तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कि जल निकास प्रणाली में जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की तरह यहाँ पे जल निकास प्रणाली उतनी उत्कृष्ट नहीं थी, लेकिन हाँ जल निकास प्रणाली थी। और जल निकास प्रणाली के लिए जो नालियां बनी होती थी उसमें पाइप का जो यूज होता था, कालीबंगा में किस प्रकार के पाइप का यूज होता था ना, लकड़ी से बने पाइप का यूज होता था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलता है हमें ना, तंदूर के समान चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। जो तंदूर वाले चूल्हे होते हैं ना, उस तरह के हमें यहाँ चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी की मूर्ति वगैरह हमें मिलती है, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थल है हमें यहाँ से मातृदेवी की मूर्ति नहीं मिलती है, उसके स्थान पे हमें अग्नि वेदिका वगैरह मिलती है, ठीक है। अग्नि वेदिका का मतलब हुआ कि जब यज्ञ वगैरह करते हैं ना, तो यज्ञ करने के लिए जो चूल्हे बनाए जाते हैं, चारों तरफ से आयताकार जो चूल्हे बनते हैं, उस तरह के हमें अग्नि वेदिका हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इससे क्या प्रमाण होता है ना, यहाँ पे यज्ञ वगैरह ज्यादा किया जाता था, और यज्ञ के समय यहाँ पे बहुत सारे हमें पशुओं की हड्डियां भी मिली है। तो बहुतों का कहना है कि यहाँ पे यज्ञ के समय पशुओं की बलि भी दी जाती थी, ठीक है। तो मातृदेवी की मूर्ति का अभाव यहाँ देखने मिलता है, लेकिन उसके स्थान पे हमें अग्नि वेदिका देखने को मिलती है। और देखिए अग्नि वेदिका के साक्ष्य हमें और कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो अग्नि वेदिका के अगर साक्ष्य अगर आप देखिएगा तो हमें लोथल से भी मिलता है और बनावली से भी मिलता है, ठीक है। तो अग्नि वेदिका के साक्ष्य सिर्फ कालीबंगा में ही नहीं मिलता है, अग्नि वेदिका के साक्ष्य हमें लोथल और बनावली में भी मिलता है, ठीक है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, और ऑप्शन में आपको बनावली हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, इस तरह से दे दे, और आपसे पूछ दे कि ABC मतलब सिर्फ A, सिर्फ B, सिर्फ C या ABC तीनों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ABC तीनों, क्योंकि लोथल में भी मिलता है, बनावली में भी मिलता है और कालीबंगा में भी मिलता है, ठीक है। फिर एक जो आपको सबको पता होगा कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये काफी मतलब बहुतों को पता होगा, जो भी कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ही जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो हमें कालीबंगा से ही मिलता है, ठीक है। फिर आपका एक साथ जो दो फसल उगाई जाती थी यहाँ पे, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। जो जुते हुए खेत हम आपको बताए थे कृषि वाला चैप्टर में, उसमें क्या बताया था कि जुते हुए खेत जो है वो इस तरह से उसमें रेखाएं जो है एक दूसरे को 90 पे काटती थी, ठीक है। तो इससे अंदाजा ये लगाया गया था कि एक साथ यहाँ पे दो प्रकार के फसलों को उगाया जाता था। और वो दो फसल क्या बताया था हमने, एक तो सरसों हो सकता है और दूसरा चना हो सकता है, ठीक है। तो इन दो फसलों को एक साथ उगाने का साक्ष्य भी जो है वो हमें कालीबंगा से ही मिलता है। फिर यहाँ पर एक बैलगाड़ी की जो खिलौना बैलगाड़ी होता है, उसके भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। यानी अगर पूछ दे कि बैलगाड़ी का साक्ष्य या फिर बैलगाड़ी खिलौना का साक्ष्य, मतलब खिलौने के रूप में एक बैलगाड़ी का साक्ष्य, तो वो कहाँ से हो जाएगा, कालीबंगा से, ठीक है। तो हमें बैलगाड़ी के साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से मिलता है। अब देखिए कालीबंगा एक ऐसा जगह है
कि यहाँ पे हमें ज्यादातर जो है ना पत्थर और तांबे का प्रयोग देखने को मिलता है। और आपको पता होगा कि राजस्थान जो है वहाँ पे एक सबसे फेमस तांबे की खान है। वो कौन सी तांबे की खान है बताइए तो आप, अगर आपको पता होगा तो वो है खेतड़ी की खान। ठीक है, तो इसीलिए हम जितनी भी संस्कृतियां देखते हैं राजस्थान की, सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं, आप अगर आहाड़ बनास ले लीजिए, जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति ले लीजिए, तो सारी संस्कृतियों में हमें तांबे का प्रयोग हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। वो राजस्थान के ही साइड पे देखने को मिलता है। क्यों ना, राजस्थान में तांबे बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। तो इसी तरह कालीबंगा में भी जो है यहाँ पे तांबे का अधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ पत्थर का भी हमें बहुत ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जब पाषाण काल था, पाषाण काल से धीरे धीरे मनुष्य जब तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था तो पत्थरों के साथ साथ तांबे भी यूज होते थे। तो इसके आधार पे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद मनुष्य पाषाण काल से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। ठीक है, मनुष्य जो है वो तांबे के साथ साथ पत्थर का देखने को मिल रहा है, यानी तांबे के साथ साथ पत्थर प्रयोग हो रहा है, यानी ताम्र पाषाण संस्कृति में प्रयोग, मतलब ताम्र पाषाण संस्कृति में मनुष्य जो है वो प्रवेश कर चुका था। इसके आधार पर अंदाजा लगाया जाता है। फिर यहाँ पे आपको बताया कि पत्थर यूज हो रहा है, तो यानी लघु पाषाण जो उपकरण होंगे, जो छोटे छोटे माइक्रोलिथ उपकरण जिसको कहते हैं, लघु पाषाण उपकरण, वो भी हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर कभी प्रश्न बन जाए कि लघु पाषाण उपकरण किस सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिला है या कहाँ से हमें लघु पाषाण उपकरण सबसे ज्यादा मात्रा में मिला है, तो वो क्या हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से हमें लघु पाषाण उपकरण बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब फिर आते हैं इधर, अब देखिएगा ना, यहाँ से हमें तांबे की बैल मिली है। देखिए फिर जो मूर्ति मिली है वो किस चीज की मिल रही है, तांबे की, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से तांबा सबसे ज्यादा प्रयोग होता था, तो यहाँ पर तांबे की बैल भी मिली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलखड़ी एवं मिट्टी से बनी मुहरे भी मिली है। देखिए सेलखड़ी की मुहरे तो आपको मिलती है, ठीक है, सेलखड़ी की मुहरे आप देखने को मिलता ही है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना, मिट्टी से बना मुहर, मिट्टी से जो मोहरे बनती थी वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो एक विशेष प्रकार की मोहर देखने को मिली है जो बेलनाकार होती है। ठीक है, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में जो मुहर होती है वो हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार की मुहर जो होती है वो ज्यादातर मेसोपोटामिया की सभ्यता जब पढ़ते हैं तो उसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ कालीबंगा जो है यहाँ पे भी मेसोपोटामिया की तरह बेलनाकार मोहर देखने को मिलती है। अब देखिए प्रश्न किस तरह से पूछता है, आपसे पूछ सकता है कि बेलनाकार मोहर के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो हो जाएगा आपका कालीबंगा। या फिर पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया की तरह मोहर कहाँ से मिले हैं, तो वो भी हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसका विकास कौन से नदियों के किनारे पे हुआ था। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता आप पढ़ते हैं, कहा जाता है कि विश्व की सबसे पहली प्राचीन सभ्यता कही जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कही जाती है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला एवं फरात नदी के किनारे पे विकसित हुई थी। ठीक है, और वो कहाँ पे अभी आता है ना, अभी वर्तमान में इराक जो है, इराक पे पड़ता है। ठीक है, दजला एवं फरात नदी जो है वो इराक के क्षेत्र में पड़ता है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो आपका दजला एवं फरात नदी के किनारे पे विकसित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां की तरह हमें मोहरे देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं क्या ना, हमें यहाँ पे अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिलता है। देखिए ईंटों का साक्ष्य तो हमें मिला है, लेकिन ईंटों पे अलंकार किया हुआ, मतलब चित्र बनाए हुए उस प्रकार के ईंट हमें कहाँ से मिलते हैं ना, कालीबंगा से। ठीक है, और उस पे जो चित्र बने हुए थे वो किस तरह के थे ना, प्रतिच्छेदी वृत्त थे। ठीक है, प्रतिच्छेदी वृत्त का मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, काटते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिच्छेदी वृत्त बने हुए थे। ठीक है, इस तरह से वृत्त जो एक दूसरे को काटते हैं उसी को प्रतिच्छेदी वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हमें जो ईंटें हैं उस पे हमें अलंकार किया हुआ मिलता है। फिर यहाँ पे क्या मिलता है ना, देखिए एक बच्चे का हमें शव मिलता है, मतलब कंकाल मिलता है, उसकी खोपड़ी पे 6 छेद थे। ठीक है, उसकी खोपड़ी पे 6 छेद थे। इससे क्या अंदाजा लगाया गया ना, इससे अंदाजा लगाया गया कि उसे जो है मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी। मस्तिष्क शोथ या जल कपाली कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क शोथ या जल कपाली कहते हैं। ये एक प्रकार से एक बीमारी होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में इंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। ये किस प्रकार की बीमारी होती है ना, इस पे देखिए, मस्तिष्क में जो द्रव होता है, मस्तिष्क मेरु द्रव जिसको कहते हैं, वो असामान्य रूप से जम जाता है। मतलब उसमें जो द्रव जो है वो असामान्य रूप से जमा हो जाता है उसका। उससे क्या होता है ना, मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और सर दर्द करने लगता है, फिर पूरे शरीर में कमजोरी आ जाती है, बुखार हो जाता है, और लास्ट में मतलब ये कभी कभी
मौत का कारण भी बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की बीमारी का हमें कहाँ से पता चलता है ना, कालीबंगा से। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे का शव मिला था, उसकी खोपड़ी पे, उसके मस्तिष्क की खोपड़ी जो थी उस पे 6 छेद थे, जिससे अंदाजा लगाया गया शायद इसे जलकपाली या मस्तिष्क शोथ की बीमारी हुई होगी। ठीक है, अगर आपसे इंसेफ्लाइटिस भी पूछ दे तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसका जो अंग्रेजी का नाम है वो इंसेफ्लाइटिस है। ठीक है, या फिर हिंदी में जलकपाली या मस्तिष्क शोथ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार की समाधान की पद्धति थी। ठीक है, समाधान कहने का मतलब यहाँ अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया जाता था। तो यहाँ पे मुख्यतः हमें 3 प्रकार की जो समाधान पद्धति है वो देखने को मिलता है। पहला जो पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा जो है वो दाह संस्कार। अब देखिए पूर्ण समाधिकरण क्या होता है, आप नाम से ही पता चल रहा है। पूर्ण समाधिकरण मतलब पूरी तरह से उसको दफना दिया जाना। समाधिकरण का मतलब होता है दफनाया जाना। ठीक है, तो इसमें शवों को पूरी तरह से दफना दिया जाता था। ठीक है, जैसे कोई मर जाते थे उसको दफना दिया जाता था। अब आंशिक समाधिकरण क्या होता है ना, आंशिक समाधिकरण होता है कि जैसे शव अगर कोई मर जाते हैं, ठीक है, तो उसके शव को पहले दफनाया नहीं जाता है। जो बहुत सारे पशु पंछी होते हैं वो मुर्दे, जो मरे हुए लोग होते हैं उनके शवों को खाते हैं। तो जब वो शवों को खा लेते हैं उसके बाद जो चीजें बचती है उसको फिर दफनाया जाता है। तो ये क्या हो गया ना, आंशिक, मतलब आंशिक रूप से पहले उसको तो पशु पंछी खा लिए मरने के बाद, उसके बाद जो चीजें बची उसको दफना दिया जाता था। तो ये हो जाता है आंशिक समाधिकरण। ये ज्यादातर जो है ये पारसी समुदाय में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, पारसी समुदाय में ज्यादातर ये पहले देखने को, अभी शायद पता नहीं, लेकिन पहले ये पारसी समुदाय में देखने को मिलता था। तो एक पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। दाह संस्कार आपको पता होगा हिंदू पद्धति में दाह संस्कार कराया जाता है। इसमें क्या होता है ना, शवों को जला दिया जाता है, उसके बाद उसके जो राख बचती है उसको मिट्टी के पात्र में भरकर, जैसे अभी गंगा या कहीं पे भी जलाशयों में बहा दिया जाता है। लेकिन उस समय क्या किया जाता था, दाह संस्कार में उस राख को मिट्टी के पात्र में भर के उसे भी दफना दिया जाता था। तो ठीक इस तरह से यहाँ पे 3 प्रकार के अंतिम संस्कार या समाधान की पद्धति हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है कि जब किसी मनुष्य को दफनाया जाता था या शव को दफनाया जाता था तो उसके साथ साथ उसके जरूरी सामान को भी दफनाया जाता था। ठीक है, इसके साथ जरूरी सामान जैसे हो गया मिट्टी के बर्तन हो गए, उसके आभूषण हो गए, इस प्रकार के जो चीज है उसको भी दफना दिया जाता था। अब आप ये चीज देखिए कि शवों के साथ जो जरूरी सामान दफनाया जाता था, ये चीज हमें और कहाँ मिलती है ना, आहार बनास संस्कृति जब पढ़िएगा तो यहाँ भी हमें इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हमें आहार बनास संस्कृति में भी देखने को मिलता है। तो आहार बनास संस्कृति कहाँ की थी, राजस्थान की ही थी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लिंक, कुछ ना कुछ चीजें जो है वो एक दूसरे से लिंक रहती है। ठीक है, फिर देखिए जो एक कंकाल मिला है उसमें क्या किया गया है ना, उसके बाएं घुटने जो है ना उसको किसी धारदार कुल्हाड़ी से काट दिया गया है। और इस प्रकार की जो समाधान पद्धति है उसके बाद उसे दफनाया गया था। और इस प्रकार की जो समाधान पद्धति है ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है ना, मालवा संस्कृति में देखने को मिलता है। और मालवा संस्कृति भी कहीं ना कहीं आहार बनास संस्कृति से भी मेल खाती थी। ठीक है, तो आहार बनास संस्कृति और मालवा संस्कृति जो है ये भी एक दूसरे से समानता रखती थी। तो इस प्रकार की जो समाधान पद्धति है जिसमें पैर के निचले हिस्से को काट दिया जाता था उसके बाद दफनाया जाता था, तो हम यहाँ भी देखते हैं कि जो बायां पैर है उसके घुटने को काट दिया गया है उसके बाद उसे दफनाया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है तो वो कालीबंगा में देखने को मिलता है। ठीक है, कालीबंगा में भी हमें ऐसे देखने को मिलता है। फिर अगर देखिए ये वाला जो है ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है। तो भूकंप का जो प्राचीनतम साक्ष्य जो हम देखने को मिलता है वो कालीबंगा में देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पत्थर से चूड़ियाँ बनाई जाती थी, फिर आपका मिट्टी से चूड़ियाँ बनाई जाती थी, फिर कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से हमें पत्थर, मिट्टी, कांच ये सारे चीज़ों से चूड़ियाँ बनाई जाती थी। इसके भी प्रमाण जो है वो हमें कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, और ये ज्यादातर जो कालीबंगा जो है ना ये ज्यादातर अपने मिट्टी के पात्रों के लिए फेमस था कि मिट्टी के यहाँ पे खिलौने हो गए, पात्र हो गए, ये सारी चीजें ज्यादा बनाई जाती थी, जिसके कारण ये मिट्टी के पात्रों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था। ये अगर पूछ दे कि किसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध था तो ये अपने मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब जानवर में अगर देखा जाए तो यहाँ से हमें ऊंट की हड्डी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊंट के हड्डी के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। फिर यहाँ से लकड़ी का हल भी मिलता है। ठीक है, तो देखिए कृषि से रिलेटेड हमें क्या क्या मिला, एक तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, लकड़ी का हल मिला,
फिर बैलगाड़ी के भी साक्ष्य हमें यहाँ से मिल गए, एक साथ 2 फसल बोने के भी साक्ष्य मिल गए। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कृषि से रिलेटेड हो गया और कृषि वाले चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें बताए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो समाधि जो दी जाती थी, जैसे मतलब अंतिम संस्कार जो किया जाता था जिसमें दफनाया जाता था, ज़्यादातर क्या होता था सिंधु घाटी सभ्यता में एक मतलब जो समाधि है उसमें एक ही शव को दफनाया जाता था। लेकिन कुछ कुछ जगह अपवाद भी पाए गए हैं, तो अपवाद के रूप में कालीबंगा भी है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया है। ठीक है, उसको युगल समाधि। बीच में शायद वीडियो रुक गया था। चलिए हम कहाँ पे थे ना, हम बोल रहे थे कि कालीबंगा में जो है वो समाधान की जो पद्धति थी उसमें मुख्य रूप से कैसे दफनाया जाता था, एक अगर समाधि बनाई जाती थी उस पर एक ही लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, एक समाधि पे एक ही लोगों को, लेकिन इसके कुछ कुछ अपवाद भी मिले हैं। तो कालीबंगा में भी हमें ऐसे अपवाद देखने को मिलता है। यहाँ पे एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया था, तो उसे क्या कहा जाता था, युगल समाधि। ठीक है, युगल समाधि कहने का मतलब एक साथ एक समाधि में 2 लोगों को दफनाया गया था। तो इस प्रकार के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से भी मिलती है। सिर्फ कालीबंगा ही ऐसा अपवाद नहीं है, इसके अलावा लोथल में भी हमें देखने को मिलता है, राखीगढ़ी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लोथल में हमें ऐसी 3 समाधियां देखने को मिलती है जहां एक साथ 2-2 लोगों को दफनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से कालीबंगा में एक साथ 2 लोगों को युगल समाधि अगर पूछे कि युगल समाधि के साक्ष्य में कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वो कालीबंगा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें युगल समाधि के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये रहा कुछ कालीबंगा से रिलेटेड तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री एग्जाम में, खास करके प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसे। देखिए, एक साथ एक ही जगह पे लिखवाने का कारण ये है कि आपको रिवीजन के टाइम पे आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे आगे भी यूं ही मुलाकात होती रहेगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।